बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? एनसीआर एंड कॉम्बिनेशन टेकन आर टाइम्स। इससे पहले हम लोग अब जानते हैं काउंटिंग टेक्निक्स के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल, एन फैक्टोरियल, एनपीआर और डिस्टिंक्ट परमुटेशन फ्रॉम इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का फार्मूला वगैरह कर चुके हैं। आज ये आखिरी हिस्सा इसका रह गया जो कि एनसीआर है, कॉम्बिनेशन वाला एरिया। फॉर सिलेक्शन वी यूज व्हाट? एनसीआर। ठीक है, अब देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं आपसे। क्या है सवाल? क्या है एनसीआर? क्या है एनसीआर? तकरीबन एनपीआर ही है। जब बहुत से स्टूडेंट जो है ना, वो पेपर में जब क्वेश्चंस आते हैं तो रीड करते वक्त उनको ये कन्फ्यूजन भी होती है कि एनसीआर कब लगेगा और एनपीआर कब लगेगा। तो इसको भी रिजॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। एनसीआर या एनआर? ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट? एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका मतलब यहाँ तक का तो फार्मूला बिल्कुल एनपीआर की तरह है। मतलब अगर मैं इतना लिखूँ तो एनपीआर हो गया? नहीं जनाब, इसमें एक चीज और है। वो क्या है? आर फैक्टोरियल। यानी एक चीज ध्यान में रखिएगा, एनसीआर के सॉल्यूशन के अंदर एनपीआर का सॉल्यूशन मौजूद है, लेकिन उस सॉल्यूशन को मजीद क्या किया गया? रिड्यूस किया गया। ठीक है, जवाब देंगे। अब एक स्टेटमेंट सुनिएगा ताकि आप बात समझ सकें। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है? कहीं पर हमें अरेंजमेंट की जरूरत नहीं होती, कहीं पर हमें जस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। सेंस इसका देखा, कहीं पर हमें अरेंजमेंट की जरूरत नहीं होती, कहीं पर हमें सिर्फ जस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी है। मैं बोलूंगा स्टूडेंट ए और बी पास हुए, ए बी दोनों पास हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? बस ए और बी का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? पास हो गया। अब ये नहीं बोल सकते कि ए पास हुआ बी के साथ एक वे, बी पास हुआ ए के साथ। क्या ये दोनों एक ही बात है? तो यहां पर हमें ए बी, जब हम चीजों को अरेंज करते हैं तो हम उसको हम लिख सकते हैं ए बी एक तरीका और बी ए दूसरा तरीका। यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं? यहां पर हम चीजों की अरेंजमेंट निकाल रहे हैं। ए के साथ बी को अरेंज किया, बी के साथ ए को अरेंज किया, लेकिन कुछ जगहों पर हमें अरेंजमेंट नहीं चाहिए होती, हमें जस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। वहां पर ए बी बोल देना काफी होता है। यानी ए बी दोनों पास हो गए। जवाब दे बेटा, रिस्पॉन्स करें इस बात का। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है ए गया बी के साथ, बी गया ए के साथ। नो, यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन लेकिन अगर मैं बाइक की बात करूं, देखे जहां पर सिटिंग होगी, जहां पर बैठना होगा, वहां अरेंजमेंट आ सकती है। कैसे? ए ने बाइक चलाई, बी साथ गया, बी ने बाइक चलाई, ए साथ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर अब अरेंजमेंट है। तो जहां अरेंजमेंट है वहां एनपीआर है, और जहां अरेंजमेंट नहीं, जस्ट कोई एक कॉम्बिनेशन चाहिए, वहां क्या लगेगा बेटा? एनसीआर। फॉर सिलेक्शन वी यूज व्हाट? एनसीआर। जस्ट आपको कॉम्बिनेशंस चाहिए होंगे तो आप क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे बेटा? एनसीआर। जैसे इसकी मिसाल एक और है। एक मैच हो रहा है, हम बोलेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया।
पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बोले और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बोले, ये एक ही मैच है या दो अलग मैचेस हैं? दो टीम मिलके एक मैच खेलेंगी, उन दो टीम्स के मैच को एक मैच काउंट करें या उन दो टीम्स के मैच को दो मैचेस काउंट करें? इंडिया ने मैच खेला पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने मैच खेला इंडिया से, तो ये दो अलग अलग मैचेस की बात हो रही है, एक ही मैचेस की बात हो रही है? बोलिए, रिस्पॉन्स कीजिए। ये दो अलग अलग मैचेस की बात हो रही है, एक ही मैच की बात हो रही है, एक ही मैच। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारे लिए क्या है, कॉम्बिनेशन मौजूद है। मतलब कौन सी दो टीम्स का आपस में क्या हुआ, मैच हुआ, इट इज कॉल्ड जस्ट कॉम्बिनेशन। इसमें हमें उनको रीऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, एक की पोजीशन पर दूसरे को, दूसरे की पोजीशन पर पहले को लाने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या कॉम्बिनेशंस के अंदर पोजीशंस इंटरचेंज करने की जरूरत होती है? सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या एनसीआर में हमें पोजीशंस आपस में इंटरचेंज करने की जरूरत होती है? रिस्पॉन्स करेंगे बेटा? नो। जबरदस्त। एनसीआर में हमें पोजीशन इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट हमें क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए। मतलब दो लोगों का कॉम्बिनेशन, दो से ज्यादा लोगों का कॉम्बिनेशन। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं बेटा, एनसीआर इज सिलेक्शन विदाउट कंसीडरिंग ऑर्डर। एनसीआर जो है वो सिलेक्शन है बगैर ऑर्डर को कंसीडर किए। मतलब एनसीआर इज सिलेक्शन विदाउट कंसीडरिंग ऑर्डर। ऑर्डर मतलब तरतीब, अरेंजमेंट। और यहाँ क्या बोलेंगे हम, एनपीआर इज सिलेक्शन। एनपीआर के अंदर भी सिलेक्शन है, लेकिन क्या है, सिलेक्शन विद कंसीडरिंग ऑर्डर। ठीक है जी। एनसीआर इज सिलेक्शन विदाउट कंसीडरिंग ऑर्डर, एनपीआर इज सिलेक्शन विद कंसीडरिंग ऑर्डर। मिसाल लेते हैं इसकी। चार फैमिली मेंबर्स हैं, चार फैमिली मेंबर्स हैं, ए बी सी डी। ठीक है, चार में से कोई दो किसी इवेंट पे जाना चाहते हैं, कोई से भी दो, या समझ लें ओनली टू आर इनवाइटेड। ठीक है, चार में से कितने जा पाएंगे, दो जा पाएंगे ना, चारों तो नहीं जा पा रहे, तो चारों में से दो की क्या होगी, सिलेक्शन होगी। मतलब चार में से दो लोग एक इवेंट को कितने तरीकों से अटेंड कर सकते हैं? सवाल क्या हुआ, चार में से दो लोग एक इवेंट को कितने तरीकों से अटेंड कर सकते हैं? क्या सवाल समझ में आया आप लोगों को? चार में से दो लोग
4 में से 2 लोग एक इवेंट को कितने तरीकों से अटेंड कर सकते हैं? रिस्पॉन्स प्लीज। भाई जवाब दें आप लोग। नो नो, एक ही तरीके से नहीं, गलत बात हो जाएगी। यानी 4 में से कोई से भी 2 लोग ना, तो हम बोलेंगे हो सकता है वो 2 लोग कौन हो? ए बी का कॉम्बिनेशन गया हो, ए के साथ सी गया हो, ए के साथ डी गया। अच्छा अब क्या हो गया, ए और बी का कॉम्बिनेशन बन गया ना, अब बी और ए नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ए बी चले गए। अब हो सकता है बी और सी गए हो सकता है बी और डी गए हो। ठीक है, अब सी और ए का भी कॉम्बिनेशन बन चुका है, सी और बी का भी बन चुका है। ठीक है, तो अब यहां पर लास्ट हमारे पास क्या बचता है? सी एंड डी। तुमने क्या बोला, हो सकता है 4 में से जो 2 लोग गए हैं वो ए एंड बी हो सकता है ए एंड सी हो सकता है ए एंड डी का कॉम्बिनेशन गया हो सकता है बी एंड सी का गया हो, बी एंड डी का, या सी एंड डी गया हो। तो 4 में से 2 लोग किसी इवेंट को 6 तरीकों से अटेंड कर सकते हैं, 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इन 6 में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन उस इवेंट को अटेंड करने जा सकता है। जवाब मिला आपकी तरफ से बेटा? तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, जब ए और बी का कॉम्बिनेशन एक बार जनरेट हो गया तो हम उसको बी और ए की शक्ल में दोबारा जनरेट नहीं कर रहे। जवाब दें, रिस्पॉन्स करें। लेकिन यहाँ मैं कहता हूँ जनाब कि ए बी सी डी 4 फैमिली मेंबर्स हैं, 2 एक इवेंट पे जा रहे हैं, लेकिन अब इवेंट पे जाने के अलावा एक बात और हो रही है, दोनों जाएंगे कैसे? बाइक पर। तो अगर बाइक पे जा रहे हैं और इनमें सबको बाइक चलाना आती है, ये बात अंडरस्टूड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है अब इधर इधर बात आएगी अरेंजमेंट की। ए ने बाइक चलाई, बी गया, ए ने बाइक चलाई, सी गया, ए ने बाइक चलाई, डी गया। अब यहां पर बी ए भी लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी ये भी है कि बी ने बाइक चलाई, ए साथ बैठ गया, बी ने बाइक चलाई, सी साथ बैठ गया, बी ने बाइक चलाई, डी साथ बैठ गया, सी ने बाइक चलाई, ए साथ बैठ गया, सी ने बाइक चलाई, बी साथ बैठ गया, सी ने बाइक चलाई, डी साथ बैठ गया, डी ने बाइक चलाई, ए साथ बैठ गया, डी ने बाइक चलाई, बी साथ बैठ गया, डी ने बाइक चलाई, सी साथ बैठ गया। तो यहां पर हम जैसे इतना बोले थे ए और बी साथ गए, बस कॉम्बिनेशन। यहां बोल रहे हैं ए के साथ बी गया, क्योंकि ए ने बाइक चलाई, बी साथ गया। यहां बोल रहे हैं बी के साथ ए गया, मतलब बी ने बाइक चलाई, ए साथ गया। तो यहाँ पर अरेंजमेंट के मतलब यानी यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो जहां ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट हो वहां पर हम एनसीआर के बजाय क्या लगाएंगे? एनपीआर लगाएंगे सिलेक्शन के लिए। लेकिन आमतौर पर सिलेक्शन के अंदर हमें जस्ट क्या चाहिए होता है? कॉम्बिनेशन, और ऑर्डर अहम नहीं होता, तो लिहाजा हम क्या लगाते हैं? एनसीआर। अब जरा तवज्जो कीजिएगा जरा, देखिए मैं इसको फॉर्मूले से सॉल्व करता हूं। तो ये 12 रिजल्ट किससे आएंगे? एनपीआर से आएंगे। कितने फैमिली मेंबर्स थे? 4। आपने कहा 4p2, 4 परमुटेशंस टेकन एट 2 टाइम, आपने बोला 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट? 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 into 3, 2 फैक्टोरियल ओपन रहा, डिवाइड किससे कर दिया आपने? मजीद 2 फैक्टोरियल से। 2 फैक्टोरियल वाला इफेक्ट क्या हुआ? कैंसिल हुआ। आंसर क्या आ गया आपके पास? 12। क्या आपको 12 रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं? ये रहे, जवाब दें। तो अगर आप एनपीआर लगाते हैं तो आपको 12 रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आपको अरेंजमेंट नहीं चाहिए, ए बी बी ए नहीं चाहिए, मतलब ए की जगह पे बी, बी की जगह पे ए की ए सी सी ए,
ठीक है, अगर आपको ये रीशफल नहीं चाहिए, मतलब अरेंजमेंट नहीं चाहिए, जस्ट क्या चाहिए बेटा, कॉम्बिनेशन चाहिए, तो फिर आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, आप फॉर्मूला लगाओगे एनसीआर का। आप बोलोगे एनसीआर इज इक्वल्स टू, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ना। मैं बोलूंगा 4C2, 4P2 नहीं, 4C2, 4C2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट, आर की वैल्यू क्या है 2 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल। अब आप मुझे बताओ, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब आप गौर करो, काबिल गौर बात क्या है कि देखो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, ऊपर आंसर आ रहा है 12, तो यानी एनसीआर के अंदर आंसर पहले एनपीआर वाला ही आएगा कि भाई 4 में से 2 लोग 12 तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, लेकिन हमें उनकी अरेंजमेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनका कॉम्बिनेशन चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ये जो ए का बी की जगह पे जाना है, बी का ए की जगह पे जाना है, ये जो आपस में इन सबका इंटरचेंज होना है, ये 2 फैक्टोरियल वेज के अंदर आता है। तो सबका हम क्या करते हैं, 2 फैक्टोरियल वे क्या करते हैं, कैंसिल करवा देते हैं। मतलब जो मजीद 2 फैक्टोरियल लगाया है ना, वो आर की अरेंजमेंट को कैंसिल करने के लिए लगाया है। तो जैसे ही आप 12 को डिवाइड कर दोगे किससे बेटा, 2 फैक्टोरियल से, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो आपका एनपीआर वाला रिजल्ट जो है वो अब कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एनसीआर में। ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी। बोलिए, बात समझ में आती है भाई? रिस्पॉन्स दिया करें, शाबाश, जल्दी जल्दी, टाइम शॉर्ट है। तो एनसीआर में हम जस्ट कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि ए और बी बन गया 7, अब बी और ए की जरूरत नहीं है। ए और सी बन गया 7, ए और सी बन गया 7, अब सी और ए की जरूरत नहीं है। ए और डी बन गया 7, अब डी और, बेटा 2 डिवाइड बाय कैसे होगा, ये आर डिवाइड, आर फैक्ट फार्मूला ऊपर पढ़ो क्या है, तुम बाद में आए हो या तुमने देखा नहीं ऊपर, ये एन फैक्टोरियल है डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये एनपीआर तक का फार्मूला है। अब इसको हम आर फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2 ही होगा, मतलब 2 के फार्मूले का जस्ट थोड़ी है, आर की वैल्यू जो होगी वो आर फैक्टोरियल यहां पर आएगा ना, 4 कॉम्बिनेशन 2। तो अब आर की वैल्यू 2 है, तो 2 से डिवाइड, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करवाए, अगर आर की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, तो 3 से डिवाइड करवाऊंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि कॉम्बिनेशन में हमने बोला ए बी का कॉम्बिनेशन बन गया, अब बी और ए की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉम्बिनेशन चाहिए। ए सी का बन गया, अब बी और सी की जरूरत नहीं है। ए डी का बन गया, अब डी और ए की जरूरत नहीं है। ठीक है, बी और सी का बन गया, अब सी और ए की जरूरत नहीं है। बी डी का बन गया, डी और बी की जरूरत नहीं है। सी डी का बन गया और डी और सी की जरूरत नहीं। बोले, रिस्पॉन्स करें। जब आप कोई, मैंने अभी बताया ना आपको, जब कोई आप क्रिकेट मैच डिजाइन कर रहे हैं, कोई गेम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, जब आप कोई टूर्नामेंट डिजाइन करें तो उसमें 2 टीम खेलेंगी आपस में, और वो मैच एक मैच काउंट होगा ना, यस और नो? बोलिए, बताइए। पीएसएल एक टूर्नामेंट पीएसएल एक टूर्नामेंट है कि नहीं? कौन कौन सी टीम्स हैं यहाँ पर, पीएसएल की टीम्स? पीएसएल की टीम्स
K for kings, Q for calendars, ठीक है जी, G for gladiators, Z for Zalmi, U for united, और बोलो, और वो मुल्तान वाले कौन है? सुल्तान्स, एस फॉर सुल्तान्स। कितनी टीम्स है पीएसएल में जनाब? 6 टीम्स है। एट अ टाइम जो मैच होगा वो 6 में से कोई सी भी 2 टीम्स का होगा ना, और वो जो 2 टीम्स का मैच होगा वो एक कॉम्बिनेशन कहलाएगा, वो एक मैच कहलाएगा। जवाब दें। तो अब सवाल क्या है जनाब, पीएसएल के एक राउंड में, सवाल क्या है, पीएसएल के एक राउंड में कितने मैचेस खेलें कि हर टीम का आपस में क्या हो जाए, मैच हो जाए। सवाल क्या पूछ रहे हैं भाई, सवाल पे गौर करें। पीएसएल के एक राउंड में कितने मैचेस खेलें कि हर टीम का एक मैच मुकम्मल हो जाए, हर टीम से मैच मुकम्मल हो जाए, हर टीम आपस में मैच खेल ले। भाई जवाब देना आप लोग। तो बड़ा सिंपल है, जरा इसको बना के देखते हैं पहले। कराची यानी किंग का मैच कलंदर से, फिर किंग का मैच ग्लेडिएटर से, फिर किंग का मैच जलमी से, फिर किंग का मैच यूनाइटेड से, फिर किंग का मैच सुल्तान से। ये कितने मैचेस हो गए? ये कितने मैचेस हो गए? 5 हो गए। और 5 मैचेस होने के बाद हर टीम ने एक एक मैच भी खेल लिया है, क्योंकि जो किंग्स का मैच है वो कलंदर का मैच भी है, जो किंग्स का मैच है वो ग्लिटर का मैच भी है। तो मतलब क्या हुआ, क्या सिर्फ किंग ने मैच खेला या कलंदर ने भी मैच खेला? उसका भी एक मैच काउंट हो गया। बताइए। तो क्या किंग वर्सेस कलंदर और फिर दोबारा कलंदर वर्सेस किंग लिखने की जरूरत है? नहीं है ना, क्योंकि जो किंग्स का मैच है वो कलंदर का मैच भी काउंट हो गया, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब कलंदर का किससे मैच नहीं हुआ भाई? ग्लेडिएटर से नहीं हुआ, तो कलंदर वर्सेस ग्लेडिएटर हो जाएगा आपके पास। कलंदर वर्सेस जलमी, कलंदर वर्सेस यूनाइटेड, कलंदर और सुल्तान का मैच हो गया। इस तरह आप देख लें, ग्लेडिएटर का मैच जो है वो किंग के साथ भी हो चुका है, ग्लेडिएटर का मैच जो है वो कलंदर के साथ भी हो चुका है। अब ग्लेडिएटर का मैच बाकी किससे होना बाकी है? जलमी, यूनाइटेड, सुल्तान। जलमी का मैच किंग के साथ भी हो चुका है, जलमी का मैच कलंदर के साथ भी हो चुका है, जलमी का मैच ग्लेडिएटर के साथ भी हो चुका है। अब किसके साथ होना बाकी है? यूनाइटेड और सुल्तान। इस तरह यूनाइटेड का मैच किंग के साथ हो चुका है, यूनाइटेड का मैच कलंदर के साथ हो गया, यूनाइटेड का मैच ग्लेडिएटर के साथ हो गया, यूनाइटेड का मैच जलमी के साथ हो गया। अब किसके साथ बाकी रह गया? सुल्तान के साथ। काउंट कर लें, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15, 24। अरे भाई गिनती तुम्हारी खराब है, टोटल आंसर ही 15 है। कितने मैचेस हुए? 15 मैचेस हुए, 15 मैचेस। पीएसएल के एक राउंड में 15 मैचेस होंगे। 15 मैचेस होने से क्या होगा, हर टीम दूसरी टीम से क्या होगी, तमाम मैच खेल चुकी होगी। मतलब ये 15 मैचेस होने के बाद हर टीम के 5-5 मैचेस क्या होगा, पूरे हो जाएंगे। जवाब दें बेटा। तो अब इसको वर्कआउट कैसे करें हम बोलेंगे जनाब हमारे पास टीम्स कितनी है सर, 6 हैं, लेकिन एट अ टाइम 6 में से किसी 2 का मैच हो सकता है। तो हम बोलेंगे 62 हमें एट अ टाइम 6 में से किसी 2 टीम्स को सिलेक्ट करके मैच करवाना है। 62 6 फैक्टोरियल। अब यहां पर आर की वैल्यू 2 है तो 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल।
क्या करें, ओपन करें इसको, 6 × 5 × 4 ठीक है, और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये 4 क्या कर दिया आपने, कैंसिल। 6 × 5 क्या था, 30। लॉजिकल बात, 6 × 5 30। 30 कैसे, बड़ा सिंपल सा आंसर है सर, टीम्स 6 हैं और हर टीम के 5 मैच होने हैं। टीम्स 6 हैं, हर टीम के 5 मैच होने हैं, तो 6 × 5 30। तो क्या 30 मैच है, हम बोलेंगे नहीं, ये 30 मैचेस नहीं है, क्योंकि जो एक टीम का मैच है वो दूसरी टीम का मैच भी है, तो डबल काउंट ना करें। तो डिवाइड किससे किया आपने, 2 से। तो आपका आंसर क्या बन गया, 15 बन गया। यानी अगर 15 मैचेस खेल लिए जाएं तो 6 टीम्स आपस में सारे मैचेस मुकम्मल कर लेंगी। तो पीएसएल का एक राउंड जो है वो 15 मैचेस खेल के मुकम्मल होता है, फिर इसमें 15 मैचेस और ऐड कर दे, दूसरा राउंड शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद वो जो आगे एलिमिनेटर और दूसरी चीजें होती हैं, फाइनल्स वगैरह, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 में से कोई से भी 2 टीम्स का मैच करवाने, अगर हम करवाएं, 6 में से कोई से भी 2 टीम्स के कॉम्बिनेशन लें, तो 6 में से कोई से भी 2 टीम्स के कॉम्बिनेशन लेने के 15 पॉसिबल वेज हैं, जो मैंने आपके सामने पीएसएल की शक्ल में रख दिए हैं। कोई मसला यहाँ तक बेटा, समझ पा रहे हैं कि कॉम्बिनेशन में और अरेंजमेंट में क्या फर्क है, एनपीआर और एनसीआर में क्या फर्क है। बोलिए बेटा, बाकी अवाम कहाँ है। ये सवाल आ गया पहला, इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 4 पीपल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 पीपल। 9 में से कोई से भी 4 लोगों की कमेटी, जिसमें सबकी पोजीशन क्या होगी, बराबर होगी, मतलब उसमें ए बी सी डी चारों सिलेक्ट होगा, तो अब ए बी सी डी हो गया, तो फिर ए बी सी डी की तरतीब चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 9 में से 4 लोगों की कमेटी कितने तरीकों से सिलेक्ट हो सकती है, तो बड़ा आसान हो गया। तो कि लोग 9 हैं, सिलेक्ट 4 होने हैं, तो नंबर ऑफ क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस बराबर नहीं है, लेकिन सिलेक्ट इस तरह होने हैं कि उनकी कोई डेजिग्नेशन या कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो अब क्या लगाओगे आप, एनपीआर नहीं लगाओगे, आप लगाओगे एनसीआर, 9C4, 9 डिवाइडेड बाय व्हाट, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 - 4। जवाब देंगे बेटा, बोले क्या आंसर आया बेटा, क्या आंसर आया। आप में से कोई जवाब नहीं दे रहा बेटा। और
कैलकुलेटर में हमारे पास एनपीआर और एनसीआर का आंसर निकालने का ऑप्शन मौजूद है। ये लिखा आपने 9, शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट के साथ अगर आप मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे तो आपका ये एनपीआर बन जाएगा, और डिवाइड प्रेस करेंगे तो एनसीआर बन जाएगा। तो शिफ्ट के साथ मैंने डिवाइड का बटन प्रेस किया, एनसीआर आ गया 9C4। 9C4 का आंसर 126 है। और अगर एनपीआर निकालना होता, जैसे अभी इससे पहले हमने निकाला 4P2, 4 में से 2 लोगों को 2 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने पॉसिबल वेज हैं? आंसर था 12। उसके बाद हमने कहा जनाब 4 में से 2 लोगों के कॉम्बिनेशन बनाने के कितने पॉसिबल वेज थे? आंसर क्या आ गया? 6। फिर अभी हमने किया जनाब पीएसएल में कितनी टीम्स हैं? 6। 6 में से एट अ टाइम 2 टीम्स के जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, या 2 टीम्स जो एट अ टाइम मैच खेलेंगी, इस तरह एक एक मैच करते करते तमाम टीम सारे मैच खेल जाएंगे, कितने पॉसिबल वेज होंगे? हमने जवाब दिया 15। तो आपको कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट आंसर निकालना आना चाहिए। फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है? फॉर्मूला 9 इंटू वॉट, 7 इंटू 8 इंटू 6, और इससे आगे ओपन नहीं किया हमने इसको। अभी डिवाइड किससे हो रहा है? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। तो 5 से तो 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आंसर आपका 126 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये सारी बातें आपको अच्छी तरह दिमाग में बैठ रही होंगी। बोलिए, जवाब दीजिए। ठीक है जी, अब अगला सवाल है, थोड़ा टेक्निकल सवाल आ गया आपके सामने। फ्रॉम 5 स्टेटिस्टिशियंस, 5 स्टेटिस्टिशियंस हैं, एंड 6 इकोनॉमिस्ट, और 6 कौन है? इकोनॉमिस्ट है। कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 statisticians and 2 economists is to be formed। 5 माहिरे शुमारियात हैं और 6 माहिरे इक्तसादियात हैं, इकोनॉमिस्ट है। और एक कमेटी बनानी, इस तरह बनानी है कि 3 उसमें कौन आ जाए? 5 में से 3 कौन आ जाए? स्टेटिस्टिशियंस, और 2 कौन आ जाए? 6 में से इकोनॉमिस्ट। हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी कमिटीज कैन बी फॉर्म्ड इफ? नंबर 1 कहता है एनी स्टेटिस्टिशियन, मतलब 5 में से कोई से भी 3 आप सिलेक्ट करें। एनी इकोनॉमिस्ट इज इंक्लूड इन द कमेटी, और 6 में से कोई से भी आप 2 इकोनॉमिक्स क्या करें? सिलेक्ट करें। हम बोलेंगे जनाब एक तरफ हमें सिलेक्ट करने स्टेटिस्टिशियन, तो उसके पॉसिबल वेज निकाल लें, और एक तरफ हमें सिलेक्ट करने इकोनॉमिक्स, उनके पॉसिबल वेज निकाल लें। फिर दोनों को मिला के कमेटी बनानी है, तो ये 2 काम इकट्ठे होने हैं, तो दोनों को आपस में क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। टू नो द पॉसिबिलिटी वी मल्टीप्लाई। तो इसमें एक आंसर कैसे निकालें? पहले आप लिखें यहाँ पर क्या? स्टेटिस्टिशियन, और एक तरफ लिखा आपने इकोनॉमिस्ट। आप बताएं अवेलेबल कितने? तो आप बोलेंगे भाई अवेलेबल हैं यहाँ पर 5, ठीक है, और यहाँ पे कितने अवेलेबल हैं? 6। सवाल ये सिलेक्ट कितने करने हैं? तो कहता है जनाब 5 में से कोई से भी 3 सिलेक्ट कर लो, 6 में से कोई से भी 2 सिलेक्ट कर लो,
5C3 62। 5C3 जो है 5 में से कोई से भी 3 स्टेट स्टेशन सेलेक्ट करने के वेज हैं। 6C2 6 में से कोई से भी 2 इकोनॉमिक सेलेक्ट करने के वेज हैं। तो जब दोनों की पॉसिबिलिटी देंगी और उनको दोनों को मिला के कमेटी बनानी है तो क्या कर देंगे, दोनों के रिजल्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए ये कमेटी कितने तरीकों से बन सकती है, पार्ट ए में। जवाब दें आप सब लोग। कोई 150 आंसर आया होगा ना इसका टोटल। फाइव सी थ्री का आंसर अगर 10 है तो 6C2 का आंसर 15 है। 15 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर क्या आया। इन दोनों आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई भी तो करें ना। इन दोनों आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई भी तो करें ना। वन फिफ्टी कैसे, बड़ा सिंपल है। 5 में से 3 स्टेट स्टेशन सेलेक्ट करने के कितने पॉसिबल वेज हो गए बेटा। 5 में से 3 स्टेट स्टेशन सेलेक्ट करने के कितने पॉसिबल वेज हो गए। 10। और 6 में से 2 इकोनॉमिक सेलेक्ट करने के कितने पॉसिबल वेज हो गए, 15। तो जब 10 मल्टीप्लाई 15, तो जो कमेटी बन रही है उसमें स्टेट स्टेशन भी है और इकोनॉमिक्स भी। तो जो कमेटी बन रही है वो दोनों को मिला के बन रही है। तो कमेटी बनाने के पॉसिबल वेज कितने हुए, 150। भाई अपने कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेना सब लोग बेटे। 2-3 बच्चों के अलावा किसी का जवाब नहीं आ रहा है। उसके बाद अगला पार्ट, अगला पार्ट इसका बी पार्ट। हमारे पास स्टेट स्टेशन अवेलेबल कितने थे, 5। इकोनॉमिक्स कितने, 6। सिलेक्ट कितने करने, 3। और सिलेक्ट कितने करने हैं, 2। कमेटी बनानी है कितने की, 5 की, 5 मेंबर्स की, जिसमें 3 कौन होने चाहिए, स्टेट स्टेशन, और 2 कौन होने चाहिए, इकोनॉमिक्स। लेकिन अब थोड़ा सा मसला है। अब ये नहीं बोल रहा 5 में से कोई से भी 3 सिलेक्ट कर लो, ये नहीं बोल रहा 6 में से कोई से भी 2 सिलेक्ट कर लो। क्या बोल रहा है, वन पर्टिकुलर स्टेट स्टेशन मस्ट बी ऑन द कमेटी। क्या मतलब, एक तो कमेटी में होगा ही होगा, उसकी सिलेक्शन की तो बात ही नहीं करो, सिलेक्ट तो करना है दूसरों को। यानी एक की लगी हुई है पर्ची तो वो तो कमेटी का पार्ट ही होगा। कोई भी कमेटी फॉर्म हो वो तो होगा ही होगा, वो मिसिंग नहीं हो सकता। तो जो मिसिंग नहीं हो सकता उसको तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो हर कॉम्बिनेशन में मौजूद होगा, वो तो ऑटोमेटिक मौजूद होगा। तो अब उनके अलावा का कॉम्बिनेशन निकाल लो। इसका मतलब क्या, 5 में से अगर कोई एक बंदा जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो फिर बंदे बचे कितने, 4। और अगर 3 में से एक ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, सिलेक्ट होने से 3 और एक सिलेक्ट हो चुका है, तो अब सिलेक्ट कितने करने हैं, 2। समझ पा रहे हैं बात को। तो अब रिजल्ट क्या बनेगा, 4C2 6C2। बताइए क्या आंसर आता है। बोलिए क्या आंसर आता है। बात समझ में आई है बेटा।
वन particular statistician must be on the committee. एक तो कमेटी में होगा ही होगा, मतलब 5 में से जो एक है वो तो होगा ही होगा, तो फिर सिलेक्शन कितने में से होनी है? 4 में से, और जो होगा ही होगा वो तो सिलेक्ट हो चुका है, तो अब सिलेक्ट भी कितने करने हैं? 2 करने। आंसर क्या आ गया? टोटल 90। गुड, जबरदस्त। चलिए अब सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये आखिरी पार्ट है और सबसे टेक्निकल पार्ट है, जरा देखिएगा, यहां गलती मत कीजिएगा। स्टेटिस्टिशियन अवेलेबल कितने थे? 5। इकोनॉमिक्स कितने हैं? 6। नॉर्मली सिलेक्ट कितने होने हैं? कोई से भी 3 और कोई से भी 2। लेकिन अब कंडीशन लग, ठीक है जनाब, तो अवेलेबल थे 5, सिलेक्ट होने थे 3, अवेलेबल थे 6, सिलेक्ट होने थे 2। जवाब दें बेटा, नॉर्मल बात यही थी ना? नॉर्मल बात यही थी। लेकिन अब हमने जरा कंडीशन पढ़ लेनी है। कंडीशन, कंडीशन क्या लिखी हुई है? वन पार्टिकुलर इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी ऑन द कमेटी। वो बोलता है एक इकोनॉमिक्स को छोड़कर बाकियों को सिलेक्ट कर लो, मतलब एक को तो सिलेक्ट करना ही नहीं है, बाकियों में से सिलेक्शन करो। मतलब तो अगर एक को सिलेक्ट करना ही नहीं है तो एक को सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया। तो इकोनॉमिस्ट अगर 6 थे और एक को सिलेक्ट होना ही नहीं है, तो अब मजीद सिलेक्शन, जो सिलेक्शन होगी वो कितने में से होगी? 5 में से होगी। होगी 5 में से 2 की सिलेक्शन, तो जिसको बाहर निकाला है उसको तो सिलेक्ट किया ही नहीं है ना। तो कहता है वन पार्टिकुलर इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी ऑन द कमेटी, मतलब इकोनॉमिक्स 6 थे, उनमें से एक तो कमेटी में आना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कमेटी अब 6 में से 2 इकोनॉमिक्स की नहीं बनेगी, बल्कि कमेटी अब 5 में से 2 इकोनॉमिक्स की बनेगी। तो अब इसका आंसर क्या बना? 5 में से 3 स्टेट सिलेक्ट कर लिए कोई से भी, और 6 में से एक को तो बाहर कर दिया, तो रिमेनिंग जो 5 बचा उसमें से 2 सिलेक्ट किए। आंसर बताइएगा। 100। समझ पाए बात है? जवाब दीजिए। अभी पूरा आपके सामने तमाम चीजें क्या है मैंने करवा दी, इसको समझा दिया आपको। बेटा बाज दफा जब हम क्या करते हैं, दोनों 10 आने का मतलब ये आपको जो बज़ाहिर कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 5C2 निकालोगे तो 5 में से 2 निकालोगे तो 2R होगा, और 5 माइनस 2 का डिफरेंस 3 होगा। जब आप 5C3 निकालोगे तो क्या होगा? 5 3R बन जाएगा, और 5 और 3 का डिफरेंस 2 बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? सेम बन रहा है, इसलिए आंसर 10 आ रहा है। आप इसको फार्मूला लगा के देखोगे तब बात समझ में आएगी। डिनोमिनेटर सेम बन रहा है इसलिए आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, 5C3 और 5C2 का डिनोमिनेटर सेम बन रहा है इसलिए आंसर सेम आ रहा है। एक R बनेगा और एक डिफरेंस होगा। ठीक है, अब सवाल देखिए। इफ द बोर्ड ऑफ द ट्रस्टीज हैज 10 मेंबर्स, अगर एक बोर्ड में 10 मेंबर्स हैं
How many possible slates of 4 officers, president, vice president, secretary, treasurer may be selected? तो 10 लोग हैं और 4 ऑफिसर्स की क्या होनी है, सिलेक्शन होनी है। तो अब यहाँ पे जरा तवज्जो कीजिएगा कि यहाँ पर जो सिलेक्शन होनी है वो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए होनी है। यानी एक बनना है प्रेसिडेंट, एक बनना है वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, एक बनना है सेक्रेटरी और एक बनना है ट्रेजरर। तो क्योंकि डेजिग्नेशन वाजे तौर पे हमारे सामने आ रही है, तो हम बोलेंगे पहला जो कैंडिडेट होगा वो आउट ऑफ 10 होगा प्रेसिडेंट की सीट के लिए। लेकिन जो प्रेसिडेंट बन गया वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा? अब रिमेनिंग 9 में से। सेक्रेटरी कौन बनेगा? रिमेनिंग 8 में से। और ट्रेजरर कौन बनेगा? रिमेनिंग 7 में से। तो क्योंकि ये पोजीशन है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगना चाहिए किसका? एनपीआर का। ये सारी डेजिग्नेशन है ना, यानी यहाँ पे लोगों को सिलेक्ट भी करना है और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बिठाना भी है। तो जहां पर सिलेक्शन के अंदर ऑर्डर या अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट हो तो फिर वहां पर आप एनपीआर नहीं बल्कि एनसीआर नहीं एनपीआर ही लगाते हैं। ठीक है जी। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 क्या आंसर बना बताइए? और यही आंसर आपको मिल जाएगा किससे? एनपीआर से। आप क्या बोलते हैं? 10p4 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट? 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में भी क्या मौजूद है? 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया। आंसर क्या बचा आपके पास? तो ये समझिएगा यहाँ पर, अगर वो हमें बोलता जस्ट 10 में से 4 की कमेटी बना लो तो हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं? एनसीआर का लगाते हैं। लेकिन उसने बोला कमेटी इस तरह बनाओ कि वो ये डेजिग्नेशन भी फिल करे, मतलब यहाँ पर आप पोजीशन फिल करने की बात आ गई। तो यहाँ पर सुटेबल फॉर्मूला एनसीआर नहीं बल्कि एनपीआर है। क्यों? यहाँ पे सिलेक्शन के साथ साथ क्या होनी है? अरेंजमेंट भी होनी है। तो ये फर्क आप अच्छी तरह कर लें बराए मेहरबानी, कि आपको एनसीआर और एनपीआर का फर्क समझ लग जाएगी दफा अच्छी तरीके से। ठीक है जी, बात समझ में आ गई सब स्टूडेंट्स को यहाँ तक? चले गुड, जबरदस्त, चले ओके। अब आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, वो सॉल्व कर लें। अब यहां से सारा आपका दोबारा चीजों का रिवीजन हो जाना है। अ रेस्टोरेंट, इसको तुम कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट ना, तो कुछ चीजें तुम डायरेक्ट सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पर। A restaurant offers a menu of 3 courses, a choice of soup और जूस फॉर एन एपेटाइजर। खाने में स्टार्टर के तौर पे या तो आपको सूप मिलेगा या जूस मिलेगा। तो सूप और जूस कोई एक चीज मिलेगी, तो ये 1 + 1 क्या देगा आपके लिए बेटा? 2 हो जाएगा। यू हैव 2 चॉइसेस। आपके पास क्या है? 2 चॉइसेस हैं किसमें? सूप और जूस बतौर एपेटाइजर। स्टेक, चिकन, फिश फॉर द मेन कोर्स। आपके पास खाने की जो मेन डिश है उसमें 3 चॉइसेस हैं कि आप 3 में से किसी एक को ऑर्डर कर दें। केक और पुडिंग फॉर डेजर्ट।
मीठे में आपके पास दो चॉइसेस हैं कि आप कोई सी भी दो दो में से कोई एक डिश क्या कर दें, ऑर्डर कर दें. वन चॉइस इन ईच कोर्स कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लीट डिनर. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल. तो बताइए आप कितनी किस्म के डिनर कर सकते हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिनर्स. जवाब क्या होगा, 12. फर्स्ट का आंसर 12 हो जाएगा आपके लिए. टू नो द पॉसिबिलिटीज वी मल्टीप्लाई. यस और नो बोलिए. क्या सबने सॉल्व किया है इसको बेटा? अब उसके बाद फर्दर अगर हम बात करें, एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ऑफर 6 डिफरेंट मॉडल्स. एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी गाड़ी के 6 मॉडल ऑफर कर रही है विद द चॉइस ऑफ 10 डिफरेंट एक्सटीरियर कलर्स. हर गाड़ी 10 कलर में आ रही है. तो ये अगर 6 गाड़ियां और हर गाड़ी 10 कलर में है तो 6 गाड़ियां नहीं, ये 60 गाड़ियां हो गई, क्योंकि हर गाड़ी के 10 कलर हो गए. एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ऑफर 6 डिफरेंट मॉडल्स with the choice of 10 different exterior colors. हर गाड़ी 10 मुख्तलिफ रंगों में आ रही है. तो अगर हर गाड़ी के 10 कलर हो गए तो टोटल कितनी गाड़ियां हुई, 6 गाड़ियां हुई, 60 गाड़ियां हुई, 60 गाड़ियां हो जाएंगी. एंड 7 इन डिफरेंट इंटीरियर कलर. और उसमें हर गाड़ी के, तो हर 10 गाड़ी मजीद जो है वो, हर 10 गाड़ियां जो है वो मजीद जो है 7 रंगों में आ रही है, इंटीरियर कलर में आ रही है. तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये और मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब क्या करें, 6 multiplied by 10. मल्टीप्लाई बाय 7. आंसर क्या आ गया, 420 आ गया. भाई आप लोगों ने सॉल्व किया है इसको या नहीं किया सॉल्व, बताइए प्लीज. How many 4-letter code words are possible using the letters infuse? If letters may not be repeated, letters may be repeated. मतलब दो उसने ऑप्शन दिए. आमतौर पर अगर वो कुछ नहीं बोलता कि बताइए फ्यूज में मौजूद अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करते हुए आप कितने अल्फाज बना सकते हो, आपकी असम्पशन हमेशा ये होगी जिस जगह एक दफा एफ इस्तेमाल हुआ दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता. तो हम इसको जरा सॉल्व करते हैं, बल्कि इसको तफसीली सॉल्व करते हैं. How many 4-letter code words are possible using the letter infuse if letters may not be repeated? ठीक है जी, ए को सॉल्व कर रहे हैं ना. तो मतलब जो लेटर एक दफा इस्तेमाल हो गया दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता. मामला क्या बना, फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी फिर फार्मूले से भी. तो अगर आपके पास 4 लेटर्स हैं तो 4 में से कोई सा भी एक आप यहाँ प्लेस करेंगे तो पहली प्लेस को फिल करने के लिए 4 चॉइसेस. जिसको यहाँ यूज कर लिया है, जिसको यहाँ यूज कर लिया उसको अब यहाँ यूज नहीं कर सकते. तो मतलब एक चॉइस कम हो गई, 3.
फिर क्या बचा 2, फिर क्या बचा 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 24, 24 इंटू 1 24। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, चार ही लेटर्स हैं और चार ही प्लेसेस हैं। तो जब व्हेन नंबर ऑफ प्लेसेस एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल वी यूज व्हाट n फैक्टोरियल। तो अब अगर आप डायरेक्ट क्या लगा देते हैं 4 फैक्टोरियल, तो आपका 4 फैक्टोरियल का आंसर भी 24 आ जाता, अगर यहाँ पर आप फॉर्मूला पिक कर लेते। लेकिन ये जिस वक्त मैंने क्वेश्चन दिया था उस वक्त मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल समझाया था मेरे ख्याल से। बहरहाल या फैक्टोरियल समझा दिया होगा इनिशियली। अब यहाँ क्या बोलता है भाई, यहाँ ये बोलता है कि आपने फ्यूज में मौजूद अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके लेटर्स को इस्तेमाल करके वर्ड बनाने, लेकिन आप एक वर्ड को एक से ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पहली प्लेस को फिल करने के लिए चार चॉइसेस हैं और चार में से अगर कोई एक लेटर यहाँ यूज हो गया है, वो लेटर दोबारा यहाँ भी यूज हो सकता है। तो अगर दोबारा यहाँ भी यूज हो सकता है तो फिर आप क्या करो, दोबारा यहाँ लिखो 4, फिर लिखो 4, फिर लिखो 4। तो हर प्लेस को फिल करने के लिए हर बार आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, चार चॉइसेस। तो आंसर क्या बना आपका बताइए इसका। 256। अब इसको इससे भी सॉल्व करते हैं। फार्मूला फार्मूला क्या है, एन की पावर एन। जब रिपीटेशन हो रही हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, एन की पावर एन। मतलब आपके पास टोटल कितने लेटर्स अवेलेबल है, आप बोलेंगे चार। ठीक है जी। और हर लेटर आप जो चार चॉइसेस हैं वो कितनी बार रिपीट हो रही हैं, 1 2 3 4। तो चार चॉइसेस जो है वो चार बार रिपीट हो रही हैं। तो 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 इक्वल्स टू व्हाट, 256। समझ पाए बात को। तो ये फैक्टोरियल लगा है यहाँ पर, एक दफा एक वर्ड इस्तेमाल करने के बाद जो है वो एक एक अल्फाबेट इस्तेमाल करने के बाद वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता, लिहाजा चॉइस कम हो गई। यहाँ पर जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है, तो लिहाजा चॉइस कम नहीं हुई। तो एक ही चॉइस कितनी बार रिपीट हो रही है, चार बार। 4 की पावर 4। जवाब दें बेटा, बात समझ में आई। अगला सवाल, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल फ्रॉम डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक से लेकर 9 तक नंबर मौजूद है। इन नंबर को इस्तेमाल करते हुए आप 4 डिजिट का नंबर बनाइए। तो 4 डिजिट का नंबर का मतलब क्या होता है भाई, एक रिक्वायरमेंट नंबर ए है जिसमें रिपीटेशन अलाउ है, यानी आपने 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ये पहला प्लेस क्या है, यूनिट, 10, 100 एंड 1000। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, आपको एक से लेकर देखें, एक से लेकर 9 तक नंबर्स हैं
और 1 से लेके 9 तक नंबर्स इस्तेमाल करते हुए आपने 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर विद रिपीटेशन, और इधर बनाना है विदाउट रिपीटेशन। यूनिट, 10, 100 एंड 1000। फर्स्ट में क्या है, रिपीटेशन इज अलाउड। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस, 9 चॉइसेस। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए भी 9 चॉइसेस। थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए भी 9 चॉइसेस, और फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए भी 9 चॉइसेस। ठीक है, बताइए क्या आंसर आया। 6561। ऐसे ही 6561। अच्छा, इसको हम, आप पता है, n की पावर n से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमारे पास हर प्लेस को फिल करने के लिए हर बार 9 चॉइसेस हैं, और ये 9 चॉइसेस रिपीट हो रही है कितनी बार, 4 बार, 9 की पावर 4। तो आंसर आपके पास 6561 डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन जब हम रिक्वायरमेंट नंबर भी सॉल्व करते हैं, नॉट रिपीटेड का मतलब क्या है, तो पहली प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 9 चॉइसेस है। जब एक कोई सा भी एक डिजिट यहाँ इस्तेमाल हो गया, तो अगली प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 8 चॉइसेस है, फिर 7 है, और फिर 6 है। क्या आंसर आता है, 3024। तो ये चीज, ये क्या है, ये सॉल्व हो जाएगा किससे, एनपीआर से। कैसे, 9p4, 9p4 निकालना है, 9p4 का आंसर भी 3024 ही होगा। तो मैंने आपको बार बार हर क्वेश्चन फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी करके दिखाया, और जो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है वो भी करके बता दिया। फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी करके बताया, और फॉर्मूला लगा के भी दिखा दिया। बार बार फंडामेंटल प्रिंसिपल से करने का मकसद यही है कि कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां फॉर्मूला लग नहीं पा रहा होगा, तो फिर आपको वो क्वेश्चन मजबूरन फंडामेंटल प्रिंसिपल से ही सॉल्व करना होगा। जवाब दें बेटा, जवाब दें प्लीज। क्लियर है बेटा यहां तक सारे क्वेश्चंस। ठीक है जी। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 2, 7। बताइए 0 से लेकर 7 तक कितने नंबर्स हुए, ये है सवाल, ये है जबरदस्त बेहतरीन सवाल। बोलिए 0 से लेकर 7 तक कितने नंबर हुए। 0 को भी बताओ, डिजिट काउंट करें ना, 0, 1, 1 से लेकर 7 तक कितने हुए, 7 हुए। 0 काउंट करें तो 8 हुए। भाई बाकी लोग पता नहीं सो रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं यार, मतलब हुनैन बेटा क्या करने आओ, खाली बैठ कर देखने के लिए आए। जी बेटा कितने हुए, 8 हुए। जवाब देंगे, जबरदस्त। अब मसला क्या है, फॉर्म क्या करना है, फॉर्म करना है 5 डिजिट नंबर। सर 5 डिजिट नंबर क्या होता है, यूनिट, 10, 100
1000 and what 10,000। जवाब दें बेटा, रिस्पॉन्स करें। सही है, बोले। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर खामोश रहता तो फिर हमें अजम्पशन कौन सी लेनी है कि जो चीज एक जगह इस्तेमाल हो गई वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है ईच डिजिट इज यूज, अगर ये ना भी लिखा होता तब भी मैं ये अज्यूम करता। अब एक प्रॉब्लम है जीरो, जीरो जिस क्वेश्चन में आएगा वो प्रॉब्लम होगा। बताओ जीरो को मैं यहां रख सकता हूं क्या? जीरो को मैं यहां प्लेस कर सकता हूं? सब बोले बेटा, अगर नहीं बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी। क्या मैं जीरो को यहां प्लेस कर सकता हूं? मैं जीरो को यहां प्लेस नहीं कर सकता। क्यों? अगर मैंने जीरो यहां रख दिया तो फिर वो जीरो नंबर के तौर पे काउंट नहीं होगा, तो फिर वो नंबर 5 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा, बल्कि जीरो यहां आ गया तो फिर बाकी जो 4 डिजिट है वो काउंट हो गए, फिर वो नंबर 5 डिजिट नहीं बल्कि 4 डिजिट कहलाएगा। तो जीरो कैन नॉट बी यूज्ड एट व्हाट 10,000। यस और नो? हम जीरो को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, हम जीरो को यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्पॉन्स करें प्लीज। जीरो कैन नॉट बी यूज हियर। तो जीरो को अगर हटा दें, जीरो को अगर हटा दें तो जीरो को हटाकर इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है? 7। 7 में से कोई सा भी एक इस्तेमाल कर लिया, अब कितने बचे? 6। और जीरो दोबारा शामिल कर लें क्योंकि जीरो अब तक यूज नहीं हुआ, तो फिर मिलके कितने हो गए? 7 हो गए। तो अब अगली प्लेस में जीरो आ सकता है। अगली प्लेस को फिल करने के लिए 7 चॉइसेस, फिर 6 चॉइसेस, फिर 5 और फिर 4। आंसर निकाल। $5,880। ठीक है जी, बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए। ये फिर वही सवाल आ गया, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल यूजिंग द डिजिट जीरो, फिर आ गया 1 2 3 4। डिजिट्स कितने हैं? 5 हैं। नंबर फॉर्म करना है 3 डिजिट वाला, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ प्लेसेस आर नॉट इक्वल। और इसमें विद रिपीटेशन भी और विदाउट रिपीटेशन भी। यूनिट 10 100, यूनिट 10 100। ठीक है जी। नाउ
यहां से स्टार्ट कि ए में क्या है, रेपिटेशन अलाउड है, लेकिन फिर वही बात, अगर जीरो यहां इस्तेमाल हो गया बेटा तो प्रॉब्लम होगा ना। क्या जीरो यहां इस्तेमाल हो सकता है? अगर जीरो यहां आ गया तो फिर वो 3 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा, वो 2 डिजिट नंबर कहलाएगा, क्योंकि जीरो के आगे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीरो कैन नॉट बी यूज्ड हियर, रिस्पॉन्स प्लीज। तो 5 में से अगर जीरो को अलग कर दे तो कितनी चॉइस बचेंगे आपके पास? 4 चॉइसेस। तो जो 4 में से कोई एक यहाँ यूज हो गया वो दोबारा यहाँ भी यूज हो सकता है, तो यहाँ के लिए भी 4 चॉइसेस है, और यहाँ पे जीरो चॉइस भी है, जीरो वाली चॉइस भी मौजूद है। तो 4 और 1 कितना देगा? 5। इस प्लेस को फिल करने के लिए 5 चॉइसेस, और इस प्लेस को फिल करने के लिए भी 5 चॉइसेस। 4 × 5 × 5, आंसर क्या आ गया? 100 आ गया। जवाब दें प्लीज, रिपीटेशन के साथ। अब बहुत तवज्जो, इस प्लेस पर जीरो इस्तेमाल नहीं हो सकता, इस प्लेस को फिल करने के लिए 4 चॉइसेस। 4 में से कोई सा भी एक यूज हो गया, रिमेनिंग कितने बचे? 3। और 3 में जीरो वाली चॉइस क्या करते हैं? ऐड कर दें, कितने हो गए? 4। और फिर 4 में से कोई एक यूज हो गया, बचे कितने? 3। तो ये 4 × 4 × 3, बोलिए क्या आंसर आता है? 48। How many 4 digit numbers can be constructed from the digits 1 2 कहां तक? 7 तक। 1 से लेके 7 तक क्या करने हैं? नंबर फॉर्म करना है। यहां लिखते हैं हम विदाउट रिपीटेशन। जवाब दें। यहां लिखते हैं विद रिपीटेशन। क्वेश्चन तो बोला है यूज ईच डिजिट ओनली वंस, लेकिन ये मैं ओरिजिनल सोल्यूशन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन मिलाकर कर रहा हूँ। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है? 1 से लेके 7 तक हमारे पास 7 नंबर हैं, लेकिन आपको जो नंबर बनाने हैं वो 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। जो नंबर कंस्ट्रक्ट करना है वो 4 डिजिट है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आप लोग यूनिट 10 100 एंड 1000,
ठीक है, बहुत तवज्जो। देखें, 1 से लेके 7 तक 7 नंबर हैं, 4 डिजिट नंबर बनाना है, वही नंबर ऑफ प्लेस, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, लेकिन नंबर इस तरह बनाने के नंबर क्या हो, ऑड हो। तो ऑड होना डिपेंड करता है कौन सी प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर। तो इसका मतलब अब सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सी होगी, यूनिट प्लेस हो गई। मतलब यूनिट प्लेस पर या तो 1 आ जाए, या 3 आ जाए, या 5 आ जाए, या 7 आ जाए। यस और नो? तो अगर यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7 आ जाए, तो फिर जो भी नंबर यहाँ, कोई सा भी नंबर आए, 2 आए, 5 आए, 4 आए, 6 आए, इधर फर्क नहीं पड़ता। इवन या ऑड होना डिपेंड करता है किस पर, यूनिट प्लेस पर। यस और नो? बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज। इवन और ऑड होना डिपेंड करता है किस पर बेटा, तो आपके पास 1 से लेके 7 तक कितने ऑड नंबर्स हैं? आप बोलेंगे 4। यू हैव 4 चॉइसेस एट दिस यूनिट प्लेस। 4 में से कोई सा भी एक यूज हो गया। अब कितने बचे, 3, और 3 और इवन नंबर थे आपके पास, कितने हुए, 6। तो 6 चॉइसेस आपके पास यहाँ पर। जवाब दें। फिर उसके बाद क्या है, 5 चॉइसेस यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद 4 चॉइसेस यहाँ पर है। 5 इंटू 4 इंटू 4, बताइए क्या आंसर बनता है? आंसर बताइए पहले, क्या आंसर बनता है? मैं समझा रहा हूँ, मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर आया? ये बताओ मुझे आप लोग, 223 को आप क्या मानोगे, इवन नंबर मानोगे, ऑड नंबर मानोगे? सब लोग बताओ। 223 को आप इवन नंबर मानोगे, ऑड नंबर मानोगे? सबसे पूछ रहा हूं, जो लोग यहाँ कंफ्यूज हुआ ना, वो सुन नहीं रहे अच्छी तरीके से। 223 को आप इवन नंबर मानोगे, ऑड नंबर मानोगे? बताओ। ऐसे लिख दिया मैंने, 223 ऑड मानोगे। तो 223 में तो 2 भी 2 दफा आ रहा है, 2 एंड 2। ये चले लिखता हूं, 423। 4 भी इवन है, 2 भी इवन है। हाँ, लास्ट वाला ऑड है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑड नंबर कंस्ट्रक्ट होने के लिए लास्ट वाला ऑड होना चाहिए, उसके बाद वाले नंबर कुछ भी हो सकते हैं। यही बात बोली ना मैंने, या कुछ और बात बोली? तो इसका मतलब क्या है, ऑड नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए लास्ट वाला ऑड होना चाहिए। तो मतलब ऑड कहां आना चाहिए, यूनिट प्लेस पर। 1 से लेके 7 तक हमारे पास कितने ऑड नंबर हैं? 1 से लेके 7 तक हमारे पास कितने ऑड नंबर है, 4। तो हमने बोला जनाब, यूनिट प्लेस को जो नंबर फिल करेगा वो कोई सा भी एक ऑड नंबर होगा 4 में से। समझे बात या नहीं? और 4 में जब एक यूज कर लिया ऑड नंबर, तो अब कितने ऑड नंबर बचे, 3। और इवन नंबर भी कितने थे, 3। और 3 कितने हो गए, 6। तो अब ये 6 चॉइसेस यहाँ पर है। यहाँ कोई सा भी नंबर आ सकता है, इवन ऑड। 6 में से कोई एक यूज हो गया, 5। 5 में से कोई एक यूज हो गया, 4। सो ऑन। क्या मुश्किल बात थी? तो बहुत आसान सी बात है। बोलिए। आप इसी को सॉल्व कर रहे हैं विद रिपीटेशन। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए 4 चॉइसेस, 4 में से कोई सा भी एक इस्तेमाल हो गया, वो दोबारा इस्तेमाल हो सकता है अगली जगह पर।
लेकिन अब इसका मतलब क्या हुआ, 1010 क्या कहते हैं 1000 प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास क्या है, पूरी की पूरी 7 चॉइसेस है। इधर भी 7 चॉइसेस है, इधर क्योंकि यहाँ रिपीटेशन अलाउड है ना, इसलिए यहाँ कोई सा भी इवन या ऑड नंबर आ सकता है। रिजल्ट निकालना है इसका। बताइए क्या आंसर आया इसका। एक 1372। ठीक है, अब यही बात अप्लाई हो रही है इवन के ऊपर। यही बात अप्लाई हो रही है किसके ऊपर बेटा, इवन के ऊपर। तो इवन बी पॉइंट में हम इवन के लिए सॉल्व कर लें इसको। तो इवन नंबर होने के लिए भी रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होगा तो पूरा नंबर इवन कहलाएगा ना, भले यहां पर क्या हो। अब मैं लिखता हूं 532, तो 532 को आप क्या बोलोगे, इवन बोलोगे ऑड बोलोगे। हालांकि 5 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, लेकिन 532 क्या इवन है। इवन क्यों है, इसलिए कि इसका यूनिट प्लेस इवन है। मतलब इवन होने के लिए यूनिट प्लेस पर इवन होना जरूरी है। तो कंडीशन कहां लगी, यूनिट प्लेस के ऊपर लग गई। अब आप देखिए जरा, तो इसका मतलब क्या, यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, क्योंकि हमारे पास 3 इवन नंबर हैं, 2, 4 और 6। अब 2 में से 3 में से कोई एक नंबर यहाँ यूज हो गया, बचे कितने, 2। और हमारे पास ऑड कितने, 4। कितने हो गए टोटल, 6। 6, 5 और 4। बताइए आंसर क्या आया, समझ में आ गया ये। यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए 3 इवन नंबर में से कोई सा भी एक नंबर यूज होगा। कोई एक यूज हो गया। अब कितने इवन नंबर बचे, बचे 2 और 4। हमारे पास ऑड नंबर है, 3, 2 और 4 कितने हैं, 6। 6 में से कोई सा भी एक यूज हुआ, बचे 5। 5 में से कोई सा भी एक यूज हुआ, बचे कितने, 4। टोटल आंसर क्या बन गया, 360। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे जनाब, यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। यहाँ मजबूरी है, इवन के अलावा कोई और नहीं आ सकता। लेकिन इवन जब यहाँ पर आ चुका है तो आगे भी रिपीट हो सकता है। तो आगे ऑड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है। ऑड और इवन मिला के कितने, 7 हैं। बाकी तमाम प्लेस को फिल करने के लिए 7 चॉइसेस हैं आपके पास। आंसर निकाल लें। बताइए क्या आंसर आया। 1029। सी ऑप्शन, क्या कहते हैं, सी रिक्वायरमेंट। ये भी टेक्निकल है।
हाँ जी, सी रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? नंबर्स आर मोर देन 4000। जो आप डिजिट बनाए वो 4000 से ऊपर बनाए, तो मतलब 4, तो इस जगह पर 4 आ सकता है, इस जगह पर 5 आ सकता है, इस जगह पर 6 आ सकता है, इस जगह पर 7 आ सकता है, लेकिन इस जगह पर 1 2 3 नहीं आ सकता। अगर आपने 1000 प्लेस पर 1 यूज कर लिया, आपने 1000 प्लेस पर 2 यूज कर लिया, आपने 1000 प्लेस पे 3 यूज कर लिया, तो फिर वो नंबर ग्रेटर देन 4000 कैसे बनेगा? तो अब कंडीशन कहाँ लगी हुई है? 1000 प्लेस पर। जनाब तवज्जो करें, जवाब दें कि ये बात समझ में आई आपको या नहीं। तो जो आपको नंबर फॉर्म करना है वो 4000 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो 4000 से ग्रेटर देन का मतलब क्या है? यहाँ पर 4 आ सकता है, क्योंकि 4001 भी होगा, 4002 भी होगा, यहाँ 4 आ सकता है, यहाँ 5 आ सकता है, यहाँ 6 आ सकता है, यहाँ 7 आ सकता है। जवाब दे। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितनी चॉइस हैं? 4 चॉइसेस। 4 में से कोई भी एक यहाँ यूज हो गया, बचे कितने? 3, और 3 इसके अलावा है, 6, फिर 5 और फिर 4। आंसर इसका भी क्या आ जाएगा? 480। जवाब दे। उसके बाद जी जनाब, उसके बाद बेटा अभी तो समझाया इतनी देर से यार सुमेर, जब भी की पॉइंट समझाओ लापता हो जाते हो यार। ओ भाई, अगर 4000 से नंबर छोटा नहीं होना चाहिए, तो 4000 से छोटा नंबर बताओ क्या होता है सुमेर बेटा? 4000 से छोटा नंबर बताओ क्या होगा? सुमेर बेटा 4000 से छोटा नंबर क्या होता है बताओ? 4, हाँ 4 क्या आया? 3999। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर 4000 से अगर छोटा नंबर होगा तो यहाँ 3 भी आएगा, यहाँ पर 2 भी आएगा, यहाँ पर 1 भी आएगा, तो मतलब यहाँ 1 2 3 नहीं आ सकता। जो नंबर बनना चाहिए वो 4000 से बड़ा होना चाहिए। अब बताओ 4000 से बड़ा नंबर क्या? 4001 है, तो 4 तो यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ 4 भी आ सकता है, यहाँ 5 भी आ सकता है, यहाँ 6 भी आ सकता है, यहाँ 7 भी आ सकता है। तो 4 5 6 7 कितने डिजिट्स हुए? 4। तो बतौर 4 मैंने यहाँ चॉइस लिखा, ये 4 नंबर नहीं लिखा मैंने, ये 4 चॉइसेस हैं कि मैं यहाँ पर 4 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ, 6 भी रख सकता हूँ और 7 भी रख सकता हूँ। तो वी हैव 4 चॉइसेस। समझे बेटा या नहीं? इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पर भी मेरे पास क्या है? 4 चॉइसेस हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ यूज किया मैं उसको आगे यूज कर सकता हूँ, लेकिन आगे मुझ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये नंबर यहाँ पर जो है वो 4 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो मतलब आगे मेरे पास क्या है? यहाँ पर मेरे पास 7 चॉइसेस हैं।
हाँ जी, क्या आंसर आया बताइए भाई सब लोग। 1372। भाई जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करें सब लोग, शाबाश। आ गया आंसर। अच्छा, अब उसके बाद ये देखे ना, कमाल बात ये आ गई ना, नंबर्स आर लेस देन 4000। अब जो नंबर बनेगा वो 4000 से कम बनेगा। तो 4000 से छोटे नंबर में 4 नहीं आ सकता 1000 प्लेस पर। यहाँ 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो वी हैव 3 चॉइसेस हियर। यहाँ 3 चॉइसेस हैं। 3 में से एक कम कर दी, 2 बची, बाकी रिमेनिंग हमारे पास कितने? 4 थे। तो यहाँ पर क्या है, मतलब टोटल 7 थे, 7 में से 3 अलग कर लिए, 3 में से एक को यूज कर लिया, बचे 2 और बाकी 4 थे। कितने हुए? 6। 6 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। यानी फिर तवज्जो, हमारे पास 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था, 6 भी था और 7 भी था। तो 4, 5, 6, 7 यहाँ पे नहीं आ सकते, उनको कंसीडर नहीं किया। यहाँ 1 या 2 या 3 आ सकता है, तो 3 चॉइसेस रखी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 1, 2 या 3, 1, 2, 3 से इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास 2 चॉइसेस बचेंगी, वो 2 यहाँ पर आएंगी। लेकिन यहाँ पर 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है। तो उन 2 चॉइसेस में मजीद 4 चॉइस का क्या हो गया? इजाफा हो गया। टोटल चॉइस कितनी हो गई? 6 हो गई। 6 में से कोई सा भी एक यूज कर लिया, बचा 5। 5 में से कोई सा भी एक यूज कर लिया, बचा कितना? 4। बताइए आंसर क्या है? आंसर है 360। और यहाँ विद रिपीटेशन है, तो यहाँ चॉइसेस यहाँ तो 3 रहेंगी, लेकिन अब यहाँ पर 7 की 7 चॉइसेस रिपीट होती रहेंगी। और ये आंसर कितना आएगा? 1029। आखिरी पार्ट रह गया इसका, वो क्या है? नंबर्स आर बिटवीन 2000 एंड 6000। जो नंबर होगा वो 2000 से लेकर 6000 के दरमियान होगा। यानी 2000 से बड़ा होगा और 6000 से छोटा होगा। लास्ट पार्ट फाइनल करने जा रहा हूं यहाँ पर। तो इट मीन 2000 से बड़ा होगा, तो 2000 से बड़ा 2001 है, तो 2001 में यहाँ पर 2 आना शामिल है। तो यहाँ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन यहाँ 6 नहीं आ सकता। 6000 से छोटे में क्या होगा? 5999 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ 2 आ सकता है, एक चॉइस। यहाँ 3 आ सकता है, 2 चॉइस। यहाँ 4 आ सकता है, 3 चॉइस। यहाँ 5 आ सकता है, 4 चॉइस। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए कितनी चॉइस है? 4 चॉइसेस हैं। 4 में से कोई सा भी एक इस्तेमाल हुआ, 3 बच गए। और ओवरऑल आपके पास 7 चॉइसेस, 7 में से कोई सा भी इस्तेमाल हो गया, कितने बचे? 6 बच गए। तो यहाँ 6 चॉइसेस, फिर यहाँ पर 5 और फिर यहाँ पर 4। तो आपने 2, 3, 4 और 5 में से किसी एक को भी इस्तेमाल कर लिया, तो 3 बचे। फिर उसके अलावा आपके पास एक भी बचा हुआ है, 6 भी बचा हुआ और 7 भी बचा। तो 3 और चॉइसेस हैं, 3 और 3 कितने हो गए? 6। 6 में से एक यूज हो गया, 5 बचे। 5 में से एक यूज हो गया, 4 बच गए। आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 480। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? 4 चॉइसेस हैं।
2 3 4 और 5, लेकिन बस बाकी सब जगहों पे 7 चॉइसेस हैं। आंसर क्या आ गया आपके पास? 1372। तो बहरहाल ये सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब आप क्या करेंगे, होमवर्क नोट कर लें बेटा। होमवर्क क्या है आपके पास? होमवर्क क्या है? कहां तक आपको होमवर्क मिल गया था, ये बताइए। ट्वेंटी थ्री तक मिल चुका था ना। अब यहाँ से आप कंटिन्यू कर लें होमवर्क सारे। 24 25 26 27 28, ठीक है, 29 और 30, 30 तक ये रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करें। कल इस पे दोबारा बात होगी, तो इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टी का टॉपिक शुरू करेंगे। बोलिए बेटा, जवाब दीजिए। ठीक है जी, ओके। तो होमवर्क नोट कर लिया आपने, 24 से 30 तक का होमवर्क है आप। ओके, अल्लाह हाफिज।